तो क्वेश्चन नंबर 8, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर करते हैं आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर ऑफ नागराथ प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2026। हमको ट्रायल बैलेंस बना के दिखाना है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ भी बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। अच्छा, ये कौन से मेथड से बना रहे हैं हम? ये बैलेंस मेथड है। बैलेंस मेथड में क्या दिए होते हैं हमको? बैलेंसेस दिए होते हैं और वो बैलेंसेस हमको लिखने होते हैं बस। तो ये सारे बैलेंसेस हमको दे रखे हैं, फॉलोइंग बैलेंसेस। तो बैलेंसेस हमको दिए हुए हैं, हमको बनाना है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में एक एक करके चीजें लिखते रहते हैं। सबसे पहले कैपिटल, प्लांट, कैश एंड। तो बताते जाओगे करके, अमाउंट बाद में लिख देंगे। कैपिटल, कैश, प्लांट, कैपिटल, प्लांट, कैश, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट डेबिट, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट डेबिट, फिर परचेज रिटर्न, फिर आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर है रिपेयरिंग, फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, फिर है वेजेस, फिर फर्नीचर, सेल्स रिटर्न, लोन एडवांस, ऑफिस सैलरीज, बिल्डिंग स्टॉक। तो ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2025 को। फिर उसके बाद कैश एट बैंक, रेट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, डिस्काउंट क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेल्स, बुक डेट्स, रेंट, परचेज, कैरेज, फ्रेट, कैरेज एंड फ्रेट, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। डिलीवरी वैन भी तो है, ऐसे छोड़ तो नहीं दिया बीच में कुछ? डिलीवरी वैन और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स। तो ये सारी चीज़ें हमको दे रखी हैं और हमको बनाना है ट्रायल बैलेंस। तो अब एक एक करके अमाउंट लिख देते हैं। कैपिटल आएगी क्रेडिट में, कितने की थी? 75 लाख रुपए। प्लांट आएगा डेबिट में 15 लाख, क्योंकि एसेट है। कैश भी डेबिट में आएगा 2500 रुपये। कमीशन रिसीव्ड 1,75,000। डिस्काउंट डेबिट में लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे लिए खर्चा है, डेबिट में आएगा 55,000। परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट में आती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगी 50,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है तो क्रेडिट में आएगा 30,000। रिपेयरिंग 1,25,000 खर्चा है, डेबिट में आएगा। खर्चा है, डेबिट में आएगा। वेजेस भी खर्चा है, डेबिट में आएगा। फर्नीचर भी, फर्नीचर एसेट है, डेबिट में आएगा।
सेल्स सेल्स क्रेडिट में आती है, सेल्स रिटर्न 90,000 डेबिट में आ जाएगी। लोन एडवांस का मतलब होता है हमने किसी को लोन दिया हुआ है, हमने दिया हुआ तो एसेट है, एसेट तो डेबिट में कितना 1 लाख 6 लाख रुपए का लोन एडवांस होगा। खर्चा है डेबिट में आएगा। 7,50,000 का एसेट है, स्टॉक भी एसेट है, डेबिट में आएगा। 5,75,000, 30,000, ये क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट में आएगा, इनकम है हमारे लिए, हमको डिस्काउंट मिला होगा। फिर क्रेडिट 2,50,000 क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में आएगी। सेल क्रेडिट में आएगी, इनकम है 65,00,000, 62,50,000। डेटर्स बुक डेट्स होते हैं हमारे डेटर्स, 15 लाख एसेट है, डेबिट में आएगा। रेंट 62,500 रुपये। परचेज खर्चा है, डेबिट में आएगा 48 लाख। ये भी खर्चा है, कैरेज भी खर्चा है, 75,000 डेबिट में आएगा। एसेट है, डेबिट में आएगा। 50,000 का एक्सपेंस हो गया, डेबिट में आएगा। ड्राइंग्स भी डेबिट में आएगी 6 लाख। ये सारी चीज़ें होगी, बस इनको प्लस करके टोटल निकाल लेते हैं। अगर टोटल मैच हो गया तो ठीक है, अगर टोटल मैच नहीं हुआ तो डिफरेंस हम डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट। तो 190 ही आएगा, देना कैलकुलेटर। तो डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं पहले। 15 लाख प्लस 2500 प्लस 55,000 प्लस 1,25,000 प्लस 3 लाख 5 लाख 8 लाख 9 लाख 20,000 प्लस 90 और 6 लाख 90,000 प्लस 6 लाख 25,000 प्लस 7 लाख 50,000 प्लस 1,25,000, नहीं 12 लाख 50,000 प्लस, ये बिल्डिंग 75 लाख थी या 7,50,000 थी? 7,50,000, ठीक है। फिर कैश एट बैंक 5,75,000 प्लस 30,000 रेंट रेट एंड टैक्सेस। फिर बुक डेट्स 15 लाख के थे, फिर 62,500 रुपये रेंट, 48 लैक्स की परचेज थी। कैरेज आ रहा है 75,000 का, प्लस 5 लाख की डिलीवरी वैन आ रही है, 50,000 का ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 6 लाख रुपए। तो ये आ गया हमारा 14,11,000 रुपये। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? नहीं, 1,41,10,000 रुपये। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 1,41,10,000 रुपये। फिर क्रेडिट का टोटल देख लेते हैं। 75 लाख प्लस 1,75 प्लस 80,000 प्लस 45,000 प्लस 2,50,000 प्लस 62,50,000, 14 लाख 1,43,00,000 43 लैक्स। क्रेडिट का टोटल आएगा 1,43,43,00,000 रुपए। तो कौन सी साइड ज़्यादा है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो 1,43,00,000 रुपए हमने क्रेडिट में लिख दिए। डेबिट में भी इतना ही लिखना पड़ेगा टोटल सेम करवाने के लिए, और यहाँ पे हम डिफरेंस डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट में, और ये डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड कम आ रही थी। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 41,10, तो ये आ रहा है 1,90,000 का, ये सस्पेंस में डाल। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अच्छा, अब यहाँ पे जो डिफरेंस सस्पेंस में आ रहा है, क्यों आ रहा है? हमने तो कोई गलती की नहीं, जो क्वेश्चन में बोला हुआ था वो सारी चीजें हमने लिख दी, फिर भी डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है, हमने या तो जर्नल एंट्रीज में कोई गलती की हुई है, या हमने लेजर में कोई गलती की होगी। ठीक है, जब भी हम कोई गलती करते हैं और वो गलती वन साइडेड होती है, वन साइडेड का मतलब या तो मैंने डेबिट साइड में गलती की थी या क्रेडिट साइड में गलती की थी, तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है। क्योंकि जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो दोनों साइड रिकॉर्ड इक्वल होनी चाहिए ना, जितना डेबिट में उतना ही क्रेडिट में, तभी तो ट्रायल बैलेंस मैच होगा हमारा। अगर हमने वहां पे कोई गलती की थी जनरल और लेजर में, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस हमको
एक्यूरेसी अर्थमेटिकल मतलब टोटलिंग मिस्टेक अगर हमारी कुछ होगी हो मैथमेटिकल मिस्टेक, उसको चेक करने में हेल्प करता है। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं हुआ मैच तो इसका मतलब हमने कुछ गलती की है, तो हम पीछे जाएंगे, वहां पे देखेंगे सारी चीजें फिर से कि हमने गलती कहाँ पे की है, वो एरर्स हम ढूंढेंगे और उन एरर्स को हम ठीक करेंगे। अगला चैप्टर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें ठीक करेंगे उन गलती को। ठीक है। हाँ तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा हमारा। फिर भी अगर मान लेता हूँ मेरे को सेल मैंने की थी कम अमाउंट की और मैंने ज़्यादा लिख दी, या कुछ भी चीज़ मैंने की, गलतियाँ जब मैं ढूंढ रहा था मेरे को बाई चांस पता लग गया कि ये भी गलती है, तो उसको बाद में जाके ठीक कर देते हैं, तो पड़ी रहेगी वो गलती। ऐसा भी हो सकता है कि हमने मान लेते हैं सेल की थी 5 लाख रुपए की, उधार में तो एंट्री करनी थी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने एंट्री कर दी 5 लाख की बजाय मान लेते हैं 8 लाख रुपए से, 3 लाख की सेल ज़्यादा लिख दी, इसका मतलब मैंने डेटर भी ज़्यादा लिख दिए 3 लाख से। अब मैं जब डेटर से पैसे मांगने जा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ उसको 8 लाख रुपए दे, वो बोल रहा है जब मैं खरीद के ही 5 लाख में लाया था सामान, तो यहाँ से गलती पता लग सकती है हमको, ओहो हमने ही गलती गलती से 8 लाख की लिख दी थी वहाँ पे, तो गलती हमको बाद में पता लग सकती हैं। वो गलतियाँ जब हमको पता लगेंगी तो उसको बाद में ठीक करने वाला चैप्टर आ जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जिक्र आएगा किसका, सस्पेंस अकाउंट का, कि जब मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा था तो मैंने डिफरेंस सस्पेंस में डाल दिया था, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बनाते हैं। सस्पेंस अकाउंट पी एंडल सस्पेंस वो तो डेथ में आता था, डेथ ऑफ अ पार्टनर में। एक डिवेंचर सस्पेंस आता था डिवेंचर वाले चैप्टर में, वो अलग चीज थी। हाँ इसके बाद आएगा अगला चैप्टर होगा, नहीं तो उससे अगला चैप्टर होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हम बस ये ध्यान रखना सस्पेंस अकाउंट वहां पे जो यूज होगा वो यहीं से आया है, कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ था तो हमने डिफरेंस सस्पेंस में टेम्परेरली डाल दिया था, बाद में जाके सस्पेंस में कुछ नहीं बचना चाहिए, क्योंकि गलतियां ठीक होंगी तो सस्पेंस से सारा चीज हट जाएगी, फिर वो समझ आ गई। इसलिए अभी मेरे को जल्दी में हूं मैं, मेरे को नहीं पता लग रहा गलती क्या थी, तो मैंने डिफरेंस मैच कराने के लिए डाल दिया सस्पेंस अकाउंट। तो समझ आ गया। अगर क्वेश्चन में सारी चीजें दे रखी हैं और मैंने सब कुछ सही सही भी लिखी है, फिर भी टोटल मैच नहीं हो रहा, तो डिफरेंस कहाँ डालना है, तो डिफरेंस हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। चलो अब इसके अंदर हमारी एक चीज रह गई थी, वो थी क्या, एक हमारे पास टॉपिक है एडजस्टेड परचेज का। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या होता है, अच्छा इस क्वेश्चन में जो परचेजेस दी हुई थी उसके आगे कुछ एडजस्टेड वगैरह लिखा हुआ था क्या, जो परचेज दी हुई है कहाँ लिखी हुई है परचेज, परचेज ये परचेज के सामने तो कुछ एडजस्टेड वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो ये नॉर्मल परचेज है। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, एडजस्टेड परचेज हमारी निकलती है परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड परचेजेस। मतलब एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस हो चुका है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारी एडजस्टेड परचेजेस है। अच्छा जब मैं ट्रायल बैलेंस में चीज़ें लिखता हूँ तो ट्रायल बैलेंस में मेरे को स्टॉक कितना लिखना चाहिए, जैसे मान लेता हूँ मेरे पास शुरुआत में स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था 2 लाख रुपए का, मैंने सामान खरीदा, परचेज की मैंने मान लेता हूँ 18 लाख रुपए की, और जब साल खत्म हुआ तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, मान लेते हैं 3 लाख रुपए का, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच भी गया 3 लाख रुपए का। तो जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस के अंदर मैं क्या तीनों चीजें लिखूंगा, या क्या चीज लिखूंगा क्या नहीं लिखूंगा। मान लेता हूँ मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, कितने का था, डेबिट में आएगा 2 लाख का, मैंने परचेज भी लिख दी, कितने की, 18, ये भी डेबिट में आएगी 18 लाख रुपए, और क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे लिख दूं 3 लाख रुपए, तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे को बता रहा है कि तुम्हारे पास टोटल सामान कितने का था, 2 लाख प्लस 18 20 लाख और 23 लाख का सामान था। हमारे पास 23 लाख का तो सामान था ही नहीं, सामान कितने का था हमारे पास, 20 लाख का था ना, उसी के अंदर से तो स्टॉक बचा है, इसी 20 लाख में से तो स्टॉक बचा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हमको नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है
वो ऑलरेडी इन दोनों में आ रही है। वो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से बचा हुआ है? या तो वो ओपनिंग वाले में से बचा होगा, या वो जो खरीदा था उसमें से बचा होगा। ये तो बचा हुआ स्टॉक है ना, तो इसको अलग से नहीं लिखना चाहिए। इस हाँ, अगले साल इसको ओपनिंग स्टॉक के नाम से लिख देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या पता लगा हमको? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। समझ आ गया? क्या चीज? हाँ, दोनों दे रखी, तो दोनों अभी हमने लिखी ना यहाँ पे। क्वेश्चन में दे रखा था ओपनिंग स्टॉक, ये लिखा था हमने। परचेज दे रखी थी। हाँ, पर क्लोजिंग स्टॉक इसमें दिया नहीं हुआ था, अगर दिया होता तो हम नहीं लिखते। समझ आया? है नहीं नहीं। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक का ध्यान रखना है बस हमको, कि अगर क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है और हम क्या लिख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हैं और परचेजेस लिख रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी बता दिया मैंने तुमको। उसके बाद दूसरी चीज, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख का, एडजस्टेड परचेजेस दी हुई हैं हमको, एडजस्टेड परचेजेस दी हुई हैं हमको 17 लाख रुपए। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 3 लाख रुपए का। ये चीजें दे रखी हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, एडजस्टेड परचेजेस दे रखी हैं और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। हम ट्रायल बैलेंस बनाना है हमको, तो ट्रायल बैलेंस में क्या चीज आएगी? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम एडजस्टेड परचेज लिख देते हैं, चलो, कि परचेज तो आएंगी। एडजस्टेड परचेजेस कितनी? 17 लाख। उसके बाद क्या ओपनिंग स्टॉक आएगा? इस बार ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि जब मैंने एडजस्टेड परचेज निकाली थी, एडजस्टेड परचेज निकालते हुए मैं ओपनिंग स्टॉक इसी में जोड़ चुका हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब अब ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। परचेज दे रखी है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। उसके बाद मैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर चुका हूँ, तो अब क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा हमको। हम इसमें से एडजस्टेड परचेज निकालते हुए परचेज में से मैं क्लोजिंग स्टॉक को हटा चुका हूँ, तो क्लोजिंग स्टॉक को तो मैंने गिना ही नहीं है इसके अंदर, तो अब मेरे को क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 3 लाख रुपए का, जिससे टोटल कितना आएगा? 20 लाख। यहाँ पे भी टोटल कितना आ रहा था? 20 लाख रुपए। समझ आया? तो याद रखने वाली बात क्या है, कि अगर, हाँ, नॉर्मल परचेज, अगर नॉर्मल परचेज दे रखी है तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रायल बैलेंस में। अगर एडजस्टेड परचेज दे रखी है तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। समझ आया? अगर नॉर्मल परचेज दे रखी है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। अगर एडजस्टेड परचेज दे रखी है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। समझ आया? तो हमको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर वर्ड जो यूज किया है वो परचेज यूज किया है या वो एडजस्टेड परचेज यूज किया है। ऐसा कुछ नहीं दे रखा होगा हमको, एक ही साल का होगा सारा डेटा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एडजस्टेड परचेज दे रखी है, तो हमको देखना है स्टॉक ओपनिंग वाला दे रखा है या क्लोजिंग वाला दे रखा है। अगर ओपनिंग वाला दे रखा है तो वो नहीं लिखना है एडजस्टेड परचेज के टाइम पे, क्लोजिंग वाला लिखना है। नॉर्मल परचेज के टाइम पे ओपनिंग स्टॉक लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना। समझ आ गया? तो इन किसी क्वेश्चन में हमको एडजस्टेड परचेज नहीं दे रखी। हाँ, इसमें नहीं, पर किसी ना किसी क्वेश्चन में होगी उनमें से। चलो, तुमको ये समझ आ गया ना, बस ये याद रखना है हमको। तो कैसे याद रखना है? नॉर्मल परचेज है तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, एडजस्टेड परचेज है तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो ये हो गया हमारा, बस ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। एक दो चीज है वो देख लेते हैं फटाफट इसमें से। चैप्टर ही खत्म हो गया। अब हमको वो देखना पड़ेगा इसमें। अच्छा, ये देखो, एक हमारा बस थ्योरी का क्वेश्चन है इसके अंदर, कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो पहली चीज, तो ट्रायल बैलेंस क्या बताता है हमको? अगर कोई अर्थमेटिकल एरर आ रहा है हमारे पास, तो वो बता देता है कि टोटलिंग में कोई गलती आ रही है। अगर मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं हुआ तो हमने कहीं ना कहीं गलती की थी। गलती कहाँ पे की थी? या तो पोस्टिंग में गलती की थी, या किसी और अकाउंटिंग प्रोसेस में गलती की थी हमने।
तो वहां तक क्यों जाएंगे हम? जब मेरे को ट्रायल बैलेंस में पता लग गया तो आगे तक क्यों जाना है हमने? वहीं पे देखेंगे ना फिर कि पहले मैं वो बना लेता हूँ फिर देखूंगा। पहले ही देख लेंगे अगर गलती हुई हमसे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी बनती है, मतलब जो ही बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L जो बनता है, वो किसके बेसिस पे बनता है? वो बनता है एग्रीड ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे, मतलब जो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो रखा है उसके बेसिस पे बनता है। अदरवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल नॉट गिव ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर ट्रायल बैलेंस ही मैच नहीं हो रहा हमारा, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगी हमको, सही नहीं बनेंगी वो। द ट्रायल बैलेंस सर्व्स एज अ समरी ऑफ व्हाट इज कंटेन्ड इन द लेजर। तो ट्रायल बैलेंस क्या दिखाता है? एक तरह से समरी बताता है ना हमको कि लेजर के अंदर जो चीजें आ रही थी उसकी समरी क्या है, वो बताता है। द लेजर मे हैव टू बी सीन ओनली व्हेन डिटेल्स आर रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अकाउंट। कि हमको लेजर सिर्फ तभी देखना होगा अगर हमको डिटेल में कोई चीज देखनी है उस अकाउंट के बारे में। अगर कैश के बारे में डिटेल देखनी है तो ही मेरे को लेजर में जाना है, और अगर समरी देखनी है कि कैश कितना बचा हुआ है तो मैं ट्रायल बैलेंस से देख सकता हूँ। तो ये तीन काम है ट्रायल बैलेंस के। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? एक तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब अर्थमेटिकल एरर है तो वो बताएगा। इसका मतलब ये बता रहा है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बता रहा है हमको कि क्या कितनी चीजें हमारी एक्यूरेट है या नहीं है। दूसरी चीज है, दूसरी बात क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किसके बेसिस पे बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे। अगर ट्रायल बैलेंस ही मैच नहीं हो रखा तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर नहीं बनेगी। थर्ड पार्ट क्या है कि ट्रायल बैलेंस एक समरी की तरह काम करता है लेजर्स की। इसका मतलब लेजर मेरे को तभी देखने पड़ेंगे अगर मेरे को डिटेल में कुछ चीज जाननी है। अगर समरी देखनी है तो ट्रायल बैलेंस से पता लग जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन था हमारा थ्योरी का। तो अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, ट्रायल बैलेंस।